तो सबको यही लगा कि ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्या है ईरान में, क्या दम है, कुछ नहीं है। सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उनके टॉप 20 से ज़्यादा मिलिट्री लीडर्स मार दिए गए। ईरान जो है खत्म। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि मेरे को टारगेट बताओ। इन दो देशों के साथ उसने लड़ना है, उसको मालूम था कि ये दिन आएगा। लेकिन अब जब अमेरिका ने हमले किया तो आधे घंटे के अंदर इन लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी सर वापस। ईरान ने एक पुरानी सभ्यता होने के नाते जिस प्रकार से अपने आप को उभरा, अपने टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद जिस प्रकार से उसने अपने आप को संवारा, तो ईरान चित करके रख देता है। इनको नहीं मालूम चलता है कि इनको कहाँ से क्या हो रहा है। तो मेदुरो को उठाया, वेनेजुएला में तो एक गोली नहीं चली, सब चुप, बिल्कुल शांत। मतलब ऐसे लग रहा है वो अमेरिका के साथ सबके सब चल दिए। जो राष्ट्रीयवाद ईरानियों में है, वही राष्ट्रीयवाद यहूदियों में भी है। क्या अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ईरान के पास वो अंतिम हथियार बचेगा कि जो भी उसने अभी तक एनरिच किया है उसको यूज कर डाले? एक हथियार बनाने की जो काबिलियत ईरान सोच रहा था वो तो खत्म। चाहे वो 400 किलोग्राम यूरेनियम जो मिसिंग है और 12 दिन के युद्ध के बाद भी नहीं पता चला कहाँ गया है, जिससे वो अगर 12-15 हथियार बनाने की भी काबिलियत रखता है। और ये सोच करके कि वो 350-500 गज गहरा उन पहाड़ों में, क्योंकि दो पहाड़ियां हैं, एक 1600 किलोमीटर लंबी पहाड़ी जो जरखोस करके बोलते हैं, दूसरी जो कैस्पियन सी के पास, इन दो पहाड़ियों के बीच में और ये पहाड़ हैं। ये गाजा पट्टी नहीं है कि रेत के नीचे लोग हैं, ये तो पहाड़ों के बीच में टनल हैं, पूरा साइलोस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ईरान में मुझे नहीं लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की काबिलियत हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया से खरीदने की काबिलियत रखते हैं कि वो एक देश है जो शायद बेच दे। और हाल ही में भी टेस्ट किया है। बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर तो नजर होगी, पाकिस्तान के ऊपर तो अमेरिका की पूरी नजर होगी, उसको तो वो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। चाहे वो एक वक्त कह रहा था हम ईरान के साथ खड़े हैं, पर सऊदी अरेबिया के साथ जैसे उन्होंने संधि की, अब ईरान को छोड़ दिया जिसकी बॉर्डर इनके साथ है। मतलब पाकिस्तान तो कैच 22, इधर खाए तो मरे, उधर जाए तो मरे। पाकिस्तान तो खत्म। पाकिस्तान तो अब इस इलाके में, क्योंकि पाकिस्तान का जो पुराना चीफ था राहिल शरीफ, वो इंचार्ज है सऊदी अरेबिया में। उनकी पूरा जो एक इस्लामिक नेटो बोलते हैं, वो इसका इंचार्ज कौन है? शरीफ, सऊदी अरेबिया में। तो उसने तो संधि करा ली पाकिस्तान से। और आसिम मुनीर जो है वो तो सेल्समैन बना पड़ा है, वो सोचता है कि अब ट्रम्प के इलाके में जाएंगे तो चलेगा। तो पाकिस्तान तो खाए तो भी मरे, नहीं खाए तो भी मरे। मतलब धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, टोटल, इसमें कोई शक नहीं। ये तो पाकिस्तान की हालत है। सवाल ये है चीन क्या इस्तेमाल, ईरान क्या इस्तेमाल करेगा? मुझे नहीं लगता है कि ईरान के पास या वो जो उसके पास कैपेबिलिटी बन गई है, आपको लगता है कि बनाने के क्या बोलते, कदार पे था वो। बिल्कुल। और जो कहते हैं कि 60% उन्होंने यूरेनियम एनरिच कर लिया था अपना, 60 बना लिया, तो 90 बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने तो जो JCPOC बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा जिस प्रकार से जो संधि हुई थी जो 2015 में और 2030 तक वो समाप्त हो जानी थी, और जब ट्रम्प ने 2018 में आकर के उसको बिल्कुल ही ख्वाज कर दिया और सैंक्शंस लगा दिए, उसके द्वारा तो 3.67% ही था। 3.67%, ये तो 60%, 90% चल रह जाते, पर ईरान में नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दोनों को है, एक इजराइल को भी लग रहा है और ईरान को भी लग रहा है। इजराइल के पास है, अनडिक्लेयर्ड है, इसके पास नहीं है। बनाने की काबिलियत है और बना सकते हैं, पर वक्त लगेगा। लेकिन ये वो वाला हिसाब नहीं, इराक वाला जो खोदा पहाड़ निकली चुया, सदाम हुसैन को मारा कह के, ये अलग कॉफी है। इनके पास है मतलब बनाने की काबिलियत है, एनरिचमेंट है। और जिस प्रकार से यूएसए ने इनके ठोके हैं लगातार न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये कोई शक नहीं, ईरान के पास काबिलियत है, पर क्या बना सकता है शक है। क्या नॉर्थ कोरिया से खरीद सकता है, क्या कुछ ऐसे कर, वो भी हो सकता है। मतलब उस पर भी क्वेश्चन मार्क है अभी। हाँ, बिल्कुल। सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस पूरे युद्ध के दौरान आप इंडिया, पाकिस्तान और क्या कहते हैं चाइना, अफगानिस्तान, इनकी भूमिका किस तरह देखते हैं सर आप? क्योंकि हम देख रहे हैं एक फ्रंट पे पाकिस्तान अफगानिस्तान भिड़े हुए हैं, चाइना कहीं ना कहीं एक शतुरमुर्ग की तरह शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल अपना वेट एंड वॉच कर रहा है। भारत जो है एक न्यूट्रल रवैया अपनाए हुए है सर।
आप किस तरह देखते हैं सर? देखिएगा, चीन जो है विश्व का 30% मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पूरी चीन की जो इकोनॉमी है वो चलती है बेचने में। जो बनाता है वो बेचता है। 30 से 40% अगर विश्व का आप लोगों ने खाने से लेकर के, मूर्तियों से लेकर के, बिजली से लेकर के, बड़े बड़े एवरीथिंग सब कुछ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना। चाइना अपने बिजनेस को खराब नहीं करेगा, सहानुभूति देगा, पैसे देगा, मदद करने की कोशिश करेगा, इंटेलिजेंस की खबर देगा, पर डायरेक्टली लड़ाई में नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि वो दुकानदार है, दुकानदार को अपनी चीजें बेचनी है। अगर वो सबसे लड़ाई मोल ले लेगा तो उसकी दुकान चलेगी कैसे? मतलब वो कहावत है ना हमारे यहाँ कि महाराष्ट्र साइड में 1.5 शाणा आदमी है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। तो ऐसी हालात में चीन सिर्फ वेट एंड वॉच, सहानुभूति है वो। और सबसे बड़ी बात, चीन सीख रहा है कि अमेरिका के पास क्या क्या है, अमेरिका क्या क्या कर सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके साथ फ्रेंच की भी एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, इनके पास क्या नहीं है और किस तरीके से उन्होंने तेहरान को ठोका है वो भी साफ दर्शाता है कि इतनी मौतें नहीं हुई 1800 से 2000 की मौतें, जबकि 10,000 स्ट्राइक्स, 7,000 स्ट्राइक, इतने स्ट्राइक्स क्या प्रिसीजन से मारा होगा। ये आदमी नहीं मर रहे हैं, कोलैटरल डैमेज कम से कम है। 160 लड़कियां मरी, तो उसके बाद जो विश्व में उनके खिलाफ जो एक लोगों ने बिल्कुल सहानुभूति ईरान की तरफ चली गई, इनकी 160 बच्चियां को मारा गया। तो ऐसे अब भारत जो है, भारत की पुरानी सभ्यता होने के नाते अगर पाकिस्तान ना बनता तो भारत की तो बॉर्डर ईरान के साथ है ना। पाकिस्तान बना इसलिए जो हम बड़ी बड़ी बातें करें, 900 किलोमीटर की बॉर्डर इसकी पाकिस्तान की ईरान के साथ है, वो तो हमारी होती ना। 900 किलोमीटर अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान तो डुरान लाइन को मानता ही नहीं है ना। तो मतलब भारत ही ईरान के साथ, और भारत में भी जो पारसी आए हैं और जो बसे हैं, जो आज की दिन में इनकी तादाद तकरीबन 60,000 हैं। चाहे वो टाटा है, चाहे फील्ड मार्शल मानेकशॉ है, चाहे नारिमन है, चाहे पालकीवाला है, ये जो बड़े बड़े गोडरेज हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सारे के सारे पारसी हैं। ये चाहे मुसलमान नहीं है, पारसी हैं। ज़ोरास्ट्रिज्म जो पहला धर्म था ना, ज़ोरास्ट्रिज्म जो पहला मजहब जिससे ये सब के सब मुसलमान बने और जो वो छोड़ करके हिंदुस्तान में आए, और ईरानी जिनके रेस्टोरेंट मुंबई में चलते हैं वो मुसलमान हैं। पर ये जो पारसी हैं मुसलमान है, तो ज़ोरास्ट्रियन है। तो और आप समझ सकते हैं 60,000 लोग, और इनका दबदबा देखो। दादा साहब नारोजी से लेकर के आज तक इतने सारे लोग जो नाम सुनते हैं हम लोग, हम नमक खा रहे हैं तो टाटा का नमक बोल रहे हैं। तो ये इनका भारत के संबंध जो ईरान के साथ है, पारंपरिक संबंध है, अच्छे संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है। और रहेंगे चाबहार पोर्ट जो बनाया है, मकसद देखो, अफगानिस्तान को जो हम देते हैं, खाना पीना भेजते हैं, चावल देते हैं, तो कहाँ से देते हैं? लेकिन सवाल इसमें सर यही लगातार उठता रहा कि जो भारत की भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष है, वो लगातार कह रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए भारत की इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान को लेकर, उसमें स्टैंड नहीं कर पाया भारत कहीं ना कहीं। और अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया भारत, और जैसा अमेरिका बोलता जा रहा है वैसा करते जा रहे हैं। इजराइल क्योंकि अच्छा दोस्त है, हमारा पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान के हमारे संबंध पुराने रहे हैं, सदियों से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टैंड था वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत नहीं स्टैंड ले कर पाया। पूरे युद्ध में अगर हम देखें जितेंद्र, ना ईरान दूध का धुला है, ना अमेरिका दूध का धुला है, कोई भी दूध के धुले नहीं है। हर एक हमने हमेशा देखना चाहिए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, द परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट।